नमस्कार, सीबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल में उछाल और एफआईएस के लगातार बिकवाली से बाजार का सेंटीमेंट खराब। निफ्टी करीब 200 पॉइंट गिरकर 23,300 के नीचे फिसला। सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट। बैंक निफ्टी भी 1% टूटा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी बुरा हाल। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्जी बड़ी पड़े सटी। कच्चे तेल में तेजी से ऑयल इंडिया करीब 2.5% मजबूत। वहीं ओएफएस के बाद कोल इंडिया में जोश हाई। वहीं स्पॉटलाइट पीआई इंडस्ट्रीज फिसला। उधर कमजोर चार्ज के चलते पीटीएम में और मैक्स फाइनेंशियल्स में और आरईसी में भी गिरावट कायम। एक्सेंचर में डाउनग्रेड से आईटी का सेंटीमेंट बिगड़ा। 3 दिनों की तेजी के बाद आज बड़ा एक्सीडेंट। आईटी इंडेक्स 4% से ज़्यादा टूटा। वहीं टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा 5 से 6% फिसल कर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। ट्रू आईटी सिक्योरिटीज़ ने कहा, एआई की वजह से आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर खड़े हुए सवाल। मलेशिया से सोलर ग्लास इंपोर्ट पर 5 साल के लिए सीवीडी बढ़ने से रिन्यूएबल शेयर भागे। आज का बिग स्टॉक का बोरोसिल रिन्यूएबल करीब 6% चढ़ा। ड्यूटी बढ़ने से घरेलू इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्टर डोज। कंपनियों के मार्जिन्स में तेज सुधार की उम्मीद। पर आईटी के साथ रियल्टी, कैपिटल गुड्स में भी दबाव। 2% पिछले दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी दिख रही गिरावट। वहीं कैपिटल गुड्स के चुनिंदा शेयरों में खरीदारी। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस शो में पिछले शो से हमारे साथ प्रशांत सावंत और आशीष बहेती बने हुए हैं। रचना वैद्य और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर बात करेंगे मार्केट आउटलुक पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा से। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट थीम पर बात होगी मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के पीएमएस के इक्विटी हेड अमित गुप्ता से। और मानसून से पहले मुंबई की पहली बारिश और दलाल स्ट्रीट के बीच क्या है कनेक्शन। हालांकि आज वो कनेक्शन अब तक तो नहीं प्ले आउट हुआ है, लेकिन इस पर आशीष से जानेंगे खास रिसर्च। पहले एक नज़र आज के मार्केट एक्शन पर। निफ्टी करीब 200 पॉइंट, 225 पॉइंट नीचे है। 23,250 पर है। 23,225 का लो था आज का। बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों में गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट नीचे होकर भी कम गिरा है, क्योंकि निफ्टी आईटी में तो सीधा 4% की गिरावट आ गई। और देखिए, ये शायद ओवरनाइट किसी को नहीं पता था कि इतना गिर जाएगा निफ्टी आईटी, लेकिन अब 4.5% की गिरावट निफ्टी आईटी में इस समय आपको दिखाई देगी। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज टूटे हैं और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब है। करीब 1:2.5 के करीब का आपको मार्केट में एडवांस डिक्लाइन दिखाई देगा। गेनर्स में क्या, लूजर्स में क्या क्या है, सॉरी। टीसीएस 7% नीचे, कल 6% चला था, आज 7 गिर गया, तो ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन। टेक महिंद्रा 4.5% नीचे। इन्फोसिस 4% नीचे। HCL टेक 3.5% नीचे। थोड़ी हंसी इसलिए आ रही हो कि कल इतने ही चले थे सारे स्टॉक्स जो आज गिर गए हैं। इसके अलावा आईटीसी 2.5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस, जियो, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आप गिरावट देख रहे हैं। बाइंग कहाँ है, थोड़ी सी डिफेंसिव स्टॉक्स में है। अपोलो हॉस्पिटल्स, नेस्ले, ओएनजीसी, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग दिख रही है आपको। एफएनओ स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एलटीएम टॉप लूजर है, करीब 8% नीचे है अब एलटीएम। इसके अलावा केपीआईटी टेक, परसिस्टेंट, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, कुफोज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, लोथा डेवलपर्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट है। मन्नापुरम फाइनेंस, गोल्ड नीचे आ रहा लगातार। और तेजी वाले शेयर्स में एनएचपीसी 4.5% ऊपर, जी वर्नोवा टीएनडी 2.5% ऊपर, और औरबिंदो फार्मा, ऑयल इंडिया, हिटाची, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और एक कैश मार्केट का स्टॉक बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में लिया था, ये एक खबर का इम्पैक्ट, ये स्टॉक अभी भी टॉप गेनर्स में करीब 8% की रैली के साथ। जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। और उस 23,200 के पैच को हिट करने के बाद निफ्टी में करीब 20-30 पॉइंट का अगर आप देखेंगे रिकवरी है। लेट्स सी हम कल के लोग को कितना अब डिफेंड कर पाते हैं, कितनी देर तक। बट प्रशांत सावंत, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगी कुछ देर में। रचना जी और आशीष कयाल मौजूद हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में। इनफैक्ट रचना जी भी जुड़ चुकी हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। रचना जी, आपके इस वक्त के 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गिरावट देख ली है सुबह मॉर्निंग में, तो इट इज़ ऑलरेडी प्लेड आउट वेरी स्ट्रांगली। तो अब हम यहाँ से फर्दर शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे, हम लॉन्ग साइड पे एक अटेम्प्ट करेंगे विद अ स्मॉलर एक्सपेक्टेशन। और उसमें कुछ फार्मा के नाम है जिसमें अच्छी स्विंग प्ले आउट हो रही है, तो हम सिलेक्ट करेंगे एक सिप्ला को। सिप्ला में 1380 के करीब फ्यूचर्स के प्राइस है, और यहाँ पे अगर हम 1370 का स्टॉप लॉस
होल्ड कर जाएंगे ड्यूरिंग पुल बैक्स, तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि हम आज के दिन में यहाँ पे 1390 तक के नंबर्स और 1400 के नंबर्स आज के दिन में देख सकते हैं। सो वन इज सिप्ला एंड दूसरा जो नाम मैं सजेस्ट करना चाहूंगी दैट इज नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में भी हम लॉन्ग साइड पे ही अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पे हम 1405 पे ऐसे लगाएंगे फ्यूचर्स पे, और इसमें अगर ये फॉल अगर यहाँ पे अगर होल्ड कर गया और ये अपस्विंग्स जो प्ले आउट हो रही है वो डिफेंसिव नेम्स में अगर इसमें भी प्ले आउट हो गई तो यहाँ पे 1435 तक का इंट्राडे का टारगेट हम देख सकते हैं। ओके, ये रचना जी के 2 ट्रेड्स हो गए। आशीष, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है मिस्टर आशीष कयाल साहब? अरे बोल देखिए, दिया यहाँ पर वीरू ओवरऑल जो रुझान एथर एनर्जी पे ध्यान रखना होगा। जो ट्रेंड है यहाँ पर वो पॉजिटिव साइड पे है और मार्केट ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी ओवरऑल सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है। तो एथर एनर्जी पे आपको बाय साइड पे जा सकते हैं। ऊपर में टारगेट 1045 के और स्टॉप लॉस 960 का लगाना होगा। और दूसरा जो कॉल है वो सेल साइड पे एचडीएफसी लाइफ में। यहाँ पर ये स्टॉक ने करीबन 600 का आंकड़ा ब्रेक किया, उसके बाद से कोई भी रैली नहीं आ पाई। प्रीवियस हाई के ऊपर वो क्लोज कर नहीं पा रहे पिछले 5 से 6 दिनों में, और ओवरऑल वॉल्यूम्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं डाउन साइड के साथ। तो एचडीएफसी लाइफ में सेल की राय होगी। नीचे में जो टारगेट है वो 545 के और स्टॉप लॉस लगाना होगा 590 का। ओके आशीष जी, आपकी 2 ट्रेड समय की। आशीष बहेती जी। जी अनुज जी, दोनों बाय साइड में रहेंगे। पहला रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम और बढ़ते स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो 8050 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 8400 और 8550, 2 टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो रैडिको खैतान। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 3440 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जिसके टारगेट रहेंगे 3600 और 3650 तक के लेवल्स इसमें भी देखे जा सकते हैं। ओके, रेडिको खैतान 3504 पे आपका लॉन्ग कॉल। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? तो गुरु जी, मेरा फर्स्ट लॉन्ग साइड होगा जाइडस में बाय करने की सलाह होगी। करीबन 1065 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे बिलो 1055, 1055 के नीचे, और मेरा टारगेट होगा करीबन 1100, 1100। नेक्स्ट मेरा शॉर्ट साइड पे होगा एबी कैपिटल। यहाँ पे एक अहम सपोर्ट ब्रेक होने का थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखेंगे 351, 351। जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 330 से लेके 325, 325। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। देवीना जी, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है भारतीय मार्केट की मैसिव अंडर परफॉर्मेंस की। अब ताइवान और कोरिया जैसे मार्केट्स भी मार्केट कैप में हमसे आगे निकल गए हैं, और अगर आप MSCI का परफॉर्मेंस देखेंगे इंडिया का, तो 20 साल का सबसे ख़राब अंडर परफॉर्मेंस है। क्या ये कुछ समय के लिए और चलेगा, या फिर ये मार्केट आपको अब मौके दे रहा है एक इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री करने का? नमस्कार अनुज, ये बात ठीक है कि अब हमारा अंडर परफॉर्मेंस बहुत रहा है, क्योंकि इस साल इमर्जिंग मार्केट से इन जनरल अच्छा किया है, और उसमें एक बड़ा भाग तो जैसा आपने बोला साउथ कोरिया, ताइवान में वो चाहे 2-4 ही स्टॉक है, लेकिन अभी वो सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड जो है, कि वो आपको बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और एक तरह से कहें तो हम रडार के बाहर ही हो गए। अभी 2 हफ्ता पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में इमर्जिंग मार्केट्स पे एक आर्टिकल आया था, उसमें कुछ मार्केट्स के बारे में अच्छा, कुछ के बारे में बुरा बोला था, लेकिन भारत का नाम ही नहीं था उसमें। तो आप मतलब एक तरह से कोई सोच ही नहीं रहा है आपके बारे में। लेकिन अब ये कहना हमेशा बहुत आसान नहीं रहता कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो बाजार की स्थिति है और जिस तरह का एकदम नेगेटिव सेंटिमेंट है हर तरफ, वो आप अगर डेटा के हिसाब से देखें तो नेगेटिव सेंटिमेंट जब इतना होता है उसके बाद के पीरियड का रिटर्न बेहतर होता है। जब सेंटिमेंट बहुत ही खुशनुमा होता है, लगता है जब पैसा बनाना बहुत आसान है, उसके बाद का रिटर्न बिलो नॉर्मल होता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि खाली एआई वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आप विश्व में देखें तो ऐसा नहीं है। अभी आप देखें तो जो रसल 2000 है अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स, उसने
S&P 500 से बहुत बेहतर किया है और उसमें सारे सेक्टर पॉजिटिव में है, सारे ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर पॉजिटिव में है। आप ग्लोबल इंडेक्स को देखें, जो एक ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स है, उसमें भी खाली एक सेक्टर छोड़ के सब पॉजिटिव में है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एआई नहीं है तो आपका भविष्य बहुत अंधकारमय है, ऐसा नहीं है। तो और भारत के पास बहुत तरह के सेक्टर हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें बने रहना ही बेहतर है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम कहाँ पर आएगा और कब आएगा। आपके पहले प्रश्न के उत्तर को अगर मैं समेट लूँ 2 लाइनों में मैम, देवीना मैम, तो ऐसा लगता है कि आप कह रही हो कि हकीकत में छोड़ो, हसरतों में भी मेरा जिक्र नहीं है, किसी को मेरी इस वक्त फिक्र नहीं है। अब ठीक है, जो दौर है सो है ना। बट ये देखे हैं हमने, ऐसे जो वक्त हैं देखे हैं मैम, 2009 देखा है हमने। हालांकि कोविड की रिकवरी तो बहुत तेज़ी थी, हमें वो वी शेप रिकवरी थी। बट आपको इस वक्त भाई एज ए इन्वेस्टर आपको अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा, है ना। आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा रेगुलर इंटरवल्स पे, वेदर आपकी SIPs हो चाहे कुछ हो। हाइडिंग प्लेस क्या है इस वक्त जहाँ पे आप फिर भी रिलेटिवली काफ़ी जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ जहाँ पे होगी, आपका पैसा थोड़ा सिक्योर रहेगा, बिट ऑफ डाउनसाइड, बट रिकवरी जहाँ पहले आएगी? देखिए, मैं पहली चीज तो ये बोलूं कि आपका धर्म पैसा लगाने का हो सकता है, लेकिन खाली भारत में लगाने का ऐसा कोई धर्म नहीं है। और मैं अभी लोगों को तो अभी ये कहानी सुनाने के लिए अच्छी लग रही है कि ग्लोबली डाइवर्सिफाई करें, लेकिन मैं तो ये सालों साल से बोल रही हूँ और हम तो 27 साल से ग्लोबल है। तो ग्लोबल तो आपको होना ही चाहिए। इसीलिए छोटे निवेशकों के लिए भी रिलेटिवली हमारे पास प्रोडक्ट हैं। और ग्लोबल का मतलब अमेरिका नहीं है, ये भी मैं बता दूं। तो जहां तक भारतीय सेक्टर्स का सवाल है, हमने अभी रीबैलेंस अपना खत्म किया, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ थीम्स के हिसाब से। ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो, फार्मा, अभी 2 साल से हम ओवरवेट थे, हमको लगता था कि शायद वो कहानी खत्म हो रही हो, लेकिन अभी भी वो हमारे सिस्टम्स को पसंद आ रहे हैं। फार्मा में तो एक आध ऐड ही किया है नाम। बाकी बॉटम अप स्टॉक पिक्स रहते हैं, कैपिटल गुड्स में, FMCG में, केमिकल्स में, वो सब भी हैं। एक जो नई काइंड ऑफ थीम अभी पिछले कुछ महीनों से सामने आ रही है, पावर रिलेटेड, पावर कंपनीज भी और पावर इक्विपमेंट भी। सो कैपिटल गुड्स में पावर इक्विपमेंट कंपनीज थोड़ी और अच्छी लगी। तो ब्रॉडली ये है, कोई बहुत ही बड़ा चेंज नहीं है, बहुत ही बड़ा बदलाव नहीं है। ओके, चलिए। अच्छा, ये AI, IT, ये सब में दुनिया फंस चुकी है अब। आपका क्या व्यू है इस समय इंडियन IT स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि ये हमारे लिए मैक्रो के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए डॉलर इन्फ्लोज हैं वो IT कंपनियां ही लाती हैं। तो ऐसे में IT पर अब क्या व्यू बनेगा? IT पे हमारा निवेश है, ओवरवेट नहीं है, थोड़ा सा शायद कम हो बेंचमार्क से, जरा बहुत कम निवेश हो। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इंडियन IT सेक्टर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ये खत्म होने वाली जो बात है वो इंडियन IT सेक्टर के लिए पहले भी बहुत बार बोली गई है। सबसे पहले तो Y2K के लिए कि सारा बिजनेस Y2K का है, जिस दिन Y2K हो जाएगा उस दिन इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। फिर वो आया SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, की अब इतनी जरूरत नहीं रहेगी, या डिजिटाइजेशन, क्लाउड, सब चीज में ही आया। लेकिन वो अपना बिजनेस उतना भर पिवट कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़े R&D में, वैल्यू चेन में। वो मैं 20 साल से कह रही हूँ, पर जो उनका जो डोमेन है उसमें वो पिवट कर लेते हैं। और जहां तक AI का भी सवाल है, आप ये समझिए कि कोई भी एंटरप्राइज AI कंपनी को एक तरह से चाबी नहीं दे देगा, क्योंकि अभी AI कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब आपका पूरा डेटाबेस भी वाइप कर सकता है। तो और वो आप अपना पूरा सिस्टम, पूरा डेटाबेस भी किससे शेयर करना चाहेंगे, वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा, किस तरह से अपने मॉडल्स को ट्रेन करेगा, वो सब बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कोई भी एंटरप्राइज अगर AI अडॉप्ट करती है तो उसको एक बीच में चाहिए होगा IT सर्विसेज टाइप का की सर्विसेज। जो आपने मैक्रो की बात की, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो मुझे IT की तरफ से तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं नजर आता है। जहां मैक्रो में IT की तरफ से रिस्क नजर आता है कि शायद उनका बिजनेस चलता रहे, लेकिन कुछ समय के लिए वो इतना बड़ा जो 25 साल से भारत का एम्प्लॉयमेंट इंजन था, रोजगार वहीं से मिल रहे थे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि अगर IT सर्विसेज में किसी को नौकरी मिल रही है तो उसके साथ साथ वो
ड्राइवर और फूड डिलीवरी और सिक्योरिटी गार्ड और रियल एस्टेट सब उससे रिलेटेड था, वहां पर आपको एटलीस्ट कुछ साइड तक तो उस तरह का आपको एम्प्लॉयमेंट का ड्राइवर नहीं मिलेगा, भले ही चाहे वो बाद में बदल जाए। नैस्कॉम का तो मानना है कि जे कब रहेगा एम्प्लॉयमेंट में, कि कुछ समय थोड़ा घटेगा उसके बाद बहुत बढ़ेगा, तो अब देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन आईटी सर्विसेज के बिजनेस मॉडल के लिहाज से मुझे बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता है। अच्छा मैम, आपको ये क्या लगता है, इस बात का आभास है या फिर ये बात की फीलिंग आ रही है कि हमारी रेट कट साइकिल रिवर्स हो जाएगी? भाई हमें पिछले एक वर्ष में, 1.5 वर्ष में, एंड स्पेशली नए गवर्नर के कार्यकाल में अच्छे रेट कट्स मिले, बट अब जो इस वक्त स्थिति है ईरान और यूएस की, है ना, अभी तो युद्ध ही नहीं खत्म हुआ, आज भी अगर आप देखें आजकल में स्ट्राइक्स हो गई, ये कब तक चलेगा? अब फाइनली आपके पेट्रोल डीजल प्राइसेस को सरकार को बढ़ाना ही पड़ा, कब तक नहीं बढ़ा पाएंगे? और दूसरा, अगर आप देखें, आपका इस युद्ध की कोई अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या ये साइकिल रिवर्स हो रहा है क्या मैम निकट भविष्य में? दो चीज है, एक तो जहां तक कच्चे तेल का भाव है, 2011-12 के करीब लगभग 3 साल $100 से ऊपर रहा था तेल, हम भूल गए उस बात को, हमने उसको मैनेज किया था। और तो ऐसा नहीं है कि ये कभी हुआ ही नहीं, अभी तो मतलब हम महीने 2 महीने की बात कर रहे हैं, वो लगभग 3 साल चला था वो फेज। और उस समय पूरे विश्व में भी स्लो डाउन था, बिकॉज वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का समय था, तो हमने वो समय तो निकाला है। और बीच में तो तेल का जब भाव बहुत कम था तब पेट्रोल डीजल के भाव घटाए नहीं गए थे, तो कायदे से हमको वो कुशन रखना चाहिए था इस तरह के टाइम को टाइड ओवर करने के लिए। पर ठीक है, वो तो एक चीज है। लेकिन जहां तक रेट की बात है, जब रेट कट हो रहे थे तब उस समय भी मेरी कमेंट्री हर बार देखिए, तो मेरा ये मानना था कि रेट कट करके आप करेंसी पे प्रेशर बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर था। बिकॉज आज की डेट में जो भारत में इंटरेस्ट रेट है वो लेटर से वेस्ट के, आप अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो 2-2.5% का मुश्किल से डिफरेंस है, 2-2.5% पॉइंट का। आप इतिहास में देखें तो ये डिफरेंस 5% के लगभग रहता था, पीक पे 7% भी हुआ है। कि भारत में जो ब्याज की दरें हैं वो अमेरिका की ब्याज की दरों से 5% ऊपर रहती थी, अब खाली 2%। तो उसके कारण वो तो मतलब जब रेट कट आया ही था, मैंने तभी बोला था कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंसी पे होगा ही, क्योंकि अब आप उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे, आप उतना ज्यादा ब्याज नहीं दे रहे हैं। पहले जब आपका ब्याज ज्यादा था तो ये तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है कि आपके पास आएगा एक निवेश, लेकिन आपके पास अगर आप रिटर्न कम दे रहे हैं, उतना ही कम, मतलब थोड़ा ही ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर कम निवेश आएगा। तो वो हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात आप ये भी देखिए, तो बाजारों ने एक तरह से वो रेट कट को कभी माना ही नहीं। जितना आरबीआई ने कट किया, कभी बॉन्ड यील्ड उतनी कम हुई ही नहीं। और दूसरा, उस दौरान फिर बॉन्ड इशुएंसेस पूरे नहीं हो रहे थे स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह के, तो मार्केट ने एक तरह से माना नहीं कि ये सस्टेन करेगा इस लेवल पे, तो कुछ हद तक तो रेट बढ़ेंगे। जब तक तो रेट बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए ऐसी टफ मार्केट में। आगे बढ़ते हैं अब और एक ऐसी थ्योरी की बात करते हैं जो आज अब तक तो नहीं वर्कआउट हुई है, लेकिन अभी तो पूरा दिन बाकी है। मुंबई में प्री मॉनसून फर्स्ट शावर आज हुए हैं और एक दलाल स्ट्रीट और मुंबई की पहली बारिश के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। क्या है ये, आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज सुबह के शुरुआती सत्र में 8 बजे के करीब आपने बताया था कि ये 20-25 साल का आपका ऑब्जर्वेशन है कि जब जब मुंबई में पहली बारिश होती है मार्केट इस चीज़ को रिजॉइस करता है। तभी एक आइडिया आ गया था कि क्यों ना इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखा जाए। और मैंने पिछले 10 साल के डेटा को देखा है और बिल्कुल आपका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। हालांकि अभी हमारे पास 4 दिन और बचे हैं, क्योंकि मुंबई में आमतौर पर जो पहली बारिश होती है 1 से लेकर 7 जून के बीच में होती है। अभी आज का पूरा सत्र भी बचा हुआ है, 4 दिन भी बचे हुए, देखते हैं कि मार्केट में कैसा एक्शन हो। लेकिन पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ और बिल्कुल सटीक डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 70% का स्ट्राइक रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो पिछले 10 साल का डेटा देखा ना, इसके 10 साल में से आप देखिए कि 7 बार आपको तेजी देखने को मिली है। और जो तेजी हुई है इसका अगर आप बाकी के 7 साल का औसत निकाल के देखें तो ऑलमोस्ट 1.31% के गेन्स आपको पिछले 7 दिनों में देखने को मिले हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि सैटरडे संडे आया या और छुट्टियां यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ये हमने कॉन्स्टेंट रखा है 1 से लेकर 7 जून।
और जो एवरेज लॉस देखने को मिला इस दौरान, क्योंकि बाकी के 3 साल गिरावट भी रही है, तो 0.66% के आसपास की, यानी तेजी आएगी तो ज़्यादा, गिरावट आएगी तो कम कंपेरेटिवली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा बढ़िया साल जो है 2020 का देखने को मिला, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4%, 4.3% प्रिसाइजली गेंस आपको इन्हीं 7 दिनों में देखने को मिले थे। हालांकि ये साल बड़ा अलग टाइप का था, जहां पर कोविड की रिकवरी के चलते आप देखें तो बड़े मूव्स मार्केट में ऑलरेडी आ ही रहे थे। और सिमिलरली अगर आप देखें तो 2024 जो साल था, इसमें क्योंकि इलेक्शन का भी एक इम्पैक्ट था, तो 0.2% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले 10 साल का आप डेटा निकाल कर देखें तो 7 बार तेज़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल भी तेज़ी थी। 2023 में भी तकरीबन 0.8% के मूव्स देखने को मिले थे। 2021 में भी अगेन 0.8 के आसपास हैं। 2018, 17, 16 यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। यानी जो 1 से लेकर 7 जून के बीच में मुंबई में पहली बारिश होती है, मोस्ट ऑफ द पीरियड में मार्केट में इसमें थोड़ी सी तेज़ी आती है। लेकिन एक डिस्क्लेमर की जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है, ये आगे के फ्यूचर रिटर्न्स को गारंटी नहीं करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये एनालिसिस बिल्कुल सटीक है। तो बारिश की गुजारिश है कि तेजी आए। लेट्स सी, क्या पता सेकंड हाफ में पलट ही जाए, है ना। आशीष, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस बातचीत के लिए। अब एक काम करते हैं, अमित गुप्ता जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पूरा विश्व इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट अगर आप देखें स्टाइल में ट्रेड कर, लुक एट यूएस, लुक एट रेस्ट ऑफ एशिया, आई मीन इमर्जिंग मार्केट्स। दुविधा हमारी है ना। और आईटी थोड़ा बहुत एक टेक्निकल प्ले बना था, वो भी आज कोलैप्स हो गया। आप कैसे प्लेस्ड हैं इस वक्त मार्केट में अमित, कर क्या रहे हैं, क्लाइंट्स को सजेशंस क्या दिए आपने? सो वीरेंद्र, आई थिंक देखिए डाइवर्जेंस है इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट में, ये हमको समझना होगा। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से हम 22,000 और 26,000 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। ना ब्रेकडाउन बियॉन्ड ए पॉइंट आया, ना ब्रेकआउट बियॉन्ड ए पॉइंट आया। और चूंकि इंडेक्स बना ही बैंकिंग और आईटी के साथ मेजरली है, क्योंकि 50 से 55% वेट जो है इन 2 सेक्टर्स का मार्केट में रहता है, और उसके बाद सारे सेक्टर्स का वेट कम हो जाता है। तो ये दोनों सेक्टर्स चैलेंजिंग रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे तो बैंकिंग का निम्स प्रेशर में थे, और एआई की स्टोरी वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपोजर कम था। तो ट्रांजिशन फेज है इन दोनों सेक्टर्स के अंदर, राइट। हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट अब यहां पर नहीं हो, क्योंकि क्रूड का भाव अभी भी एलिवेटेड है, इन्फ्लेशन लेवल्स ऊपर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से कल इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का भी सीन हो सकता है। तो निम का कंप्रेशन शायद बैंकिंग में ना हो। और आईटी का जो ट्रांजिशन है वो मिड कैप के थ्रू प्ले करना बेटर दिखता है। तो उस लिहाज से निफ्टी का कंसोलिडेशन अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर आप देखिए, हम जब बोलते हैं कि 2 साल से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग लगातार आ रहा है, तो हमारा मानना यह है कि हमको उनका ग्रॉस बाइंग फिगर देखना चाहिए। और ग्रॉस बाइंग काफी सेक्टर्स में हो रही है। लार्ज कैप में सेलिंग है, बट मिड एंड स्मॉल कैप के कुछ थीम्स हैं जहां पर हमने वहां पर बाइंग आती हुई देखी है। तो आई थिंक फोकस उधर हमारा डेफिनेटली जाना चाहिए। ओके अमित जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी आ रही है वैसे बाय द वे। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक इस समय आपके पास क्या बड़े रुझान हैं और कहां पर आप पैसा लगा रहे हैं इस समय? सो अनुज, देखिए एक स्टोरी जो ग्लोबली आज की डेट में सच है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड थीम्स की तरफ मार्केट में पैसा मूव कर रहा है, राइट। आप देख रहे हैं ग्लोबली पिछले 1 साल के अंदर करीब 4 कंपनीज हैं जो $1 ट्रिलियन क्लब के अंदर एंटर की हैं, राइट। और वो चारों एआई रिलेटेड थी। अभी अगले महीने एंथ्रोपिक का भी इशू आ सकता है जो कि $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हो। हमारे यहाँ रिलायंस को हम देखते हैं जो कि 190-195 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, तो बहुत पीछे हैं, बट काफी स्पेसिफिक स्टोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विच गियर, अगर आप देखिए जो डेटा सेंटर में यूज होते हैं, ये स्विच गियर्स के अंदर कुछ होते हैं जो गैस आइसोलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो एयर आइसोलेटेड होते हैं, राइट। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनका यूज होता है। तो 65-70% कैपिटल एक्सपेंडिचर डेटा सेंटर का उससे रिलेटेड कुछ थीम्स हैं इंडियन मार्केट में, जहां पर हमको फोकस करना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि उधर ही धीरे धीरे आप देखिएगा पैसा मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल केबल्स का, जो केबल बसेज होती हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, तो केबल का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होता है।
वहां पर आप देखिए तो केबल एंड वायर्स के अंदर पैसा मूव कर सकता है, और उसके साथ साथ जो जेनसेट्स होते हैं, गैस जेनसेट्स भी होते हैं, तो वो बहुत सारी वैरायटीज हैं जहां पर पैसा मूव कर सकता है। लिक्विड सिस्टम्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम्स होते हैं जहां पर पैसा मूव कर सकता है। तो ये सब इंडेक्स के पार्ट नहीं है, बट मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि इनमें बाइंग नहीं आ रही है। इन सब सेगमेंट्स में धीरे धीरे रुझान बढ़ता जा रहा है। आप पावर की बात करते हैं तो डेटा सेंटर, अब आप देखिए तो हम लोग 2019 में 350 मेगावाट का ही डेटा सेंटर की क्षमता थी और आज वो 1.6 गीगावाट है। 29% कैगर से ग्रोथ आई है। 2030 तक शायद ये और 30% कैगर से ग्रोथ हो। आप ग्लोबल मार्केट देखिए, वहां पर 20% से ग्रोथ आ रही है। तो इंडियन मार्केट में ग्रोथ है उस सेगमेंट में, और उससे रिलेटेड थीम्स इसलिए परफॉर्म करनी चाहिए। तो आई थिंक ये स्पेस और इससे रिलेटेड जो थीम्स हैं वहां पर फोकस करें तो आई थिंक पैसा बनेगा। और दूसरा डिफेंस, क्योंकि डिफेंस में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हमने देखा है, जिसकी लाठी उसकी बहस, तो आई थिंक वो ट्रेंड के अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के अंदर आई थिंक जो 20% का अभी एक्सपेंडिचर होता है और प्राइवेट डिफेंस भागीदार होता है, वो मेरे ख्याल से 30-40% और 50% तक ही भी बढ़ेगा। तो उधर ग्रोथ है जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। ऑल राइट, चलिए तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। केबल एंड वायर सेगमेंट है और भी काफ़ी स्पेसेस हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को समेट रहे हैं। मार्केट में अभी तक तो रिकवरी के कोई साइन नहीं है। 23,225 का लो था, कल के लो के एग्जैक्ट सेम 23,220 का हमारा स्टॉप था। वैसे खैर 23,225 का लो है अभी, लेकिन रिकवरी नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों कमज़ोर हैं। सवाल होंगे आपके काफ़ी। इस शो को समेट रहे हैं। श्रेया के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में जुड़िए अपने सवालों के जवाब के लिए।